दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विभाग बोल। दोस्तों, क्या अब ये संभव है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा हो सकता है? जी हाँ, इस तरह के तमाम कयास लग रहे हैं और सवाल भी उठ रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं, इसको लेकर के आराम से बात करेंगे आज। दोस्तों, यूपी में जिस तरीके से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया है और पिछले इतने दिनों से जिस तरीके की खबरें वहां से आ रही है, जिस तरह के वीडियोस वहां से वायरल हो रहे हैं, जिस तरीके का सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ है और पूरी दुनिया में इस वक्त महाकुंभ के बारे में बात भी की जा रही है, वहाँ की जो सारी वीडियोस और लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सब तरफ फैली हैं। फिर चाहे वो ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने की हो, फिर चाहे वो अभी जो शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर के जिस तरीके की बातें कही गई या उन्होंने जिस तरीके से सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए उसको लेकर के हो, जिस तरीके से लोग खास करके अंधभक्त जो हैं वो जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इन चीज़ों को, उसके बारे में बात की जा रही है। महाकुंभ के बारे में अलग अलग तरीके की जो है वीडियोस वायरल हो रही हैं, बातें हो रही हैं, उनके बारे में पक्ष और विपक्ष और दोनों तरफ से बातें हो रही है। तो इसको लेकर के दोस्तों क्या ये मान लिया जाए कि यूपी के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनका इस्तीफा तय माना जा रहा है? दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले इस तरीके की बातें कभी नहीं हुई। आपको याद होगा कि पहले भी मेन स्ट्रीम मीडिया तक, तो यूट्यूबर्स को तो छोड़ दीजिए, चलो हमारे जैसे लोग तो सवाल उठाते ही हैं और ऐसी बातें करते ही हैं कि इन बातों पर नैतिकता के आधार पर भी इस्तीफा हो जाना चाहिए। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में जब इस तरीके की खबरें बीच में चली थी तो उनको लेकर के सोचना और सवाल उठाना दोनों ही लाजमी है। और ये कहीं ना कहीं मन में आता है कि आखिर किसकी हिम्मत है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरीके के सवाल और इस तरीके की हेडलाइंस योगी आदित्यनाथ के लिए चल जाए। क्योंकि बाबा का बुलडोजर एक्शन तो आपको याद ही होगा, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, काफ़ी ज़्यादा अंधभक्तों में या बीजेपी समर्थकों में या जनता में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि देखिए ज़रा कुछ किया नहीं और बुलडोजर चल जाएगा। वो तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर बीच में अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया होता तो शायद बुलडोज़र लगातार उसी स्पीड से चलता रहता और लगातार न जाने कितने घर और कितने मंदिर तो खैर नहीं, मस्जिदों पर ज़्यादा चला। लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं एक वर्ग ऐसा है जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और इस एक्शन को लेकर के आप सोचिए एमपी में हुआ चाहे राजस्थान में हुआ, मांग उठने लगी थी। तो ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी पॉपुलैरिटी इतनी है, उनका इस्तीफे की बात मेन स्ट्रीम मीडिया बड़े आराम से चला पा रहा था। तो दोस्तों, इसके पीछे क्या ये माना जाए कि केंद्रीय नेतृत्व ये चाहता था कहीं ना कहीं कि योगी को सीएम की कुर्सी से उतारा जाए। खास करके गृह मंत्री अमित शाह के बारे में ये हमेशा से कहा जाता रहा कि वो ऐसा चाहते हैं कि योगी जो है वो सीएम की कुर्सी से वहाँ से हट जाए। ऐसा इसलिए भी दोस्तों क्योंकि हमेशा से ये देखा जाता रहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में कोई चेहरा उनकी जगह प्रोजेक्ट किया जा सके, ऐसा कोई चेहरा बीजेपी में ढूंढा जाए, तो कहीं ना कहीं स्वतः ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा वहां पर आ जाता है। और इस कुंभ के आयोजन को लेकर के भी योगी आदित्यनाथ जो हैं वो इतना ज़्यादा एग्जाजरेट कर गए अपनी बातों को, इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बोल गए कि 10 करोड़ लोग आएंगे लेकिन 100 करोड़ की व्यवस्था जो है वो हमने कर दी है और आप आइए। और इस तरीके की भयंकर तरीके से प्रचार प्रसार मार्केटिंग, इतना पैसा, इतना मतलब ब्रॉड तरीके से उसकी मार्केटिंग की गई कि जब पब्लिक वहाँ पर पहुँच रही है तो अव्यवस्थाओं का आलम है, ट्रैफिक नहीं संभल रहा है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, लोग कार अरेस्ट हो रहे हैं, न जाने कितने कितने किलोमीटर्स लंबा जाम लग गया है। एमपी तक आप मानिए कि ये जाम लग गया और इसको एड्रेस किया है अब आरएसएस ने भी। आप जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी की हालत आरएसएस के बिना कैसी हो जाती है। आरएसएस अगर बीजेपी से अपना हाथ उठा ले तो बीजेपी बिल्कुल जलबिन मछली जैसा उसका हाल हो जाता है। और ये सब कुछ हम पहले देख चुके हैं लोकसभा चुनावों में कि किस तरीके से हाशिए पर बीजेपी जो है वो आने लगी थी। आरएसएस ने अपना हाथ जब हटा लिया था और ये हुआ था जेपी नड्डा की और कुछ बीजेपी के जो मेन जो नेता थे केंद्र में, उनके द्वारा जब इस तरह की टिप्पणियां आरएसएस के बारे में की गई कि हमको आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, अब हम सक्षम हैं राजनीति के लिए और सत्ता के लिए, तो इस तरह से आरएसएस ने अपना हाथ खींच लिया था। और उसके बाद में जेपी नड्डा को भी कहीं ना कहीं फिर से मानना पड़ा था कि नहीं, आरएसएस हमारे लिए ज़रूरी है। और उसके बाद में जितने भी विधानसभा के चुनाव लड़े गए उसमें आप जानते हैं कि बीजेपी ने ये इन प्रकार सत्ता सुख हासिल कर ही लिया।
दोस्तों एक बार फिर से ये सारी बात क्यों हो रही है, ये बातें इसलिए हो रही है क्योंकि BL संतोष जो भाजपा के केंद्रीय महासचिव हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। सभी जानते हैं कि BL संतोष जो हैं वो बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो RSS से आते हैं, और किस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया अपने एक्स हैंडल पर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये राय दी है कि यूपी के जो भाजपा कार्यकर्ता हैं प्लस मध्य प्रदेश के जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर आएँ और इन तरह की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं ट्रैफिक को लेकर के वो अब सुचारू रूप से चलवाने में मदद करें और कार्यकर्ताओं को अब सड़क पर उतरना पड़ेगा। दोस्तों इस ट्वीट को करके अब कई सारी चर्चाओं को उन्होंने जन्म दिया। क्या लिखा है उन्होंने, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ऑनरेबल नेशनल प्रेसिडेंट श्री JP नड्डा जी, workers and BJP MP workers will assist the administration in managing traffic on road, provide food and medical facilities to कुंभ यात्रीज। मतलब उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, MP के और यूपी के, वो सड़कों पर उतरें और सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हों, चाहे खाना हो, वो सारी व्यवस्थाएं कुल मिलाकर के उन लोगों के लिए वो वहाँ पर देखें। दोस्तों अब इसको लेकर के एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी कहें या फिर अलग अलग विचार जो हैं वो लोग अब वहाँ पर अपने जाहिर कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि JP नड्डा से वो सीधा केंद्रीय नेतृत्व में है तो वो सीधा बात कर सकते थे उनसे और वहाँ से अंदर अंदर इंटरनली एक मैसेज सर्कुलेट करवाया जा सकता था, लेकिन एक्स हैंडल पर इस तरह से लिख करके क्या RSS भी अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चेताने की कोशिश कर रही है कि देखिए आपसे नहीं संभल रहा है। कुल मिलाकर के इससे जो मैसेज एक जा रहा है सबको वो ये है कि बीजेपी जो है, मतलब बीजेपी की जो सरकार है यूपी में, उससे सारी व्यवस्थाएं अब नहीं संभल पा रही है। और जिस तरीके से आप देखिए 3 तरह से बीजेपी सरकार वहां पर फेल हो गई और बीजेपी सरकार इस एक BL संतोष के ट्वीट के जरिए ये माना जा रहा है कि उन अव्यवस्थाओं को या अपनी खामियों को, अपनी गलतियों को वहां पर सार्वजनिक रूप से स्वीकार करती नजर आ रही है। सबसे पहले आप देखिए वहां पर भगदड़ मच गई, बहुत ज़्यादा वहां पर केओस क्रिएट हो गया। अभी तक भी सरकार का जो आधिकारिक आंकड़ा जो सरकार बता रही है वो 30 से आगे बढ़ा नहीं है, जबकि वहां से बातें न जाने कितने तक, दैनिक भास्कर तो 1500 से ज़्यादा का जो है दावा कर चुका था वहां पर। और अब भी लोग जो है वो वहां पर अपनों को ढूंढ रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कहाँ गुम हो गए हैं लोग। अभी तक सही आंकड़ा जो है वो सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है और उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सरकार की किरकिरी भी हुई थी, किसी तरीके से बस मैनेज उसको कर दिया गया। लेकिन सवाल आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। जो सवाल मीडिया पूछ रही है, जो सवाल वहाँ की जनता पूछ रही है, जिनके अपने वहाँ पर कुचलकर दबकर मर गए, उनसे बिछड़ गए, आज तक मिले नहीं हैं, वो सवाल आज भी वहाँ यूपी प्रशासन से पूछ रहे हैं कि एटलीस्ट हमें ये तो बता दीजिए कि हमारा जो अपना हमसे बिछड़ा है वो इस दुनिया में है भी या नहीं। मॉर्चरी तक आप जानते हैं कि किस तरीके से पत्रकारों को वहाँ तक पहुँचने में खासी मशक्कत करनी पड़ी और उसके बावजूद भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं अपना सच जो है वो सामने आने का पूरा अंदेशा था और इसको लेकर कई सारे वीडियोस वायरल हुए। उसके बारे में भी मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, 1 बार 2 बार 3 बार वहाँ पर बार आगजनी हो गई, मतलब लगातार टेंट्स में आग लगती रही, इधर उधर। कितना ज़्यादा आपको पता है कि वहाँ पर अव्यवस्था इतनी भयंकर हो गई थी कि कुछ भी हो सकता था, बड़ी जनहानि हो सकती थी। इतनी सारी व्यवस्था जो थी वो शायद सरकार कर नहीं पाई थी जितनी संख्या में उन्होंने लोगों को वहाँ पर आमंत्रित कर लिया था। जिस तरीके से उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कर दी कि 100 करोड़ लोग आएंगे उसकी व्यवस्था है, लेकिन ऐसा वहाँ पर नज़र नहीं आया। और तीसरा और सबसे बड़ा, अब जो है वहाँ पर महाजाम लग गया है और उस जाम से निपटने के लिए अब बीजेपी की जो सरकार है यूपी में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उनके पास कोई एक ठोस उसका कोई उपाय नहीं है कि किस तरीके से इससे निपटा जाए। वहाँ पर एंट्री नहीं मिल रही है, खास करके जो लोग हैं, अगर VVIPs हैं तो उनके लिए फिर भी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन जाने के लिए फिर भी प्रयागराज पहुंचने के लिए तो उन्हें भी खासी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि सारे के सारे रास्ते जो हैं वो जाम हैं, वो बंद हैं, वहां तक वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। और ऐसे में आम आदमी जो है वो घंटों 24 घंटे 30 घंटे तक अपनी कार अरेस्ट हो गए। उनको ये है कि किसी तरह से खाना पानी मिल जाए। महिलाएं जो हैं वो वॉशरूम्स के लिए परेशान हो रही हैं, घंटों छोटे बच्चे कारों में बंद हैं। मतलब बहुत बुरी तरीके से
वहां पर लोग फंस गए हैं जाम में, लेकिन उनका आना अनवरत जारी। अभी भी सरकार ये नहीं कह रही कि कुछ समय के लिए रुक जाएं, लेकिन जो वहां पर तस्वीरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डरावनी है। धार्मिक भावनाएं जो हैं वो लोगों की उमड़ती जा रही है। वहां के बारे में सुन कर उनको और ज़्यादा जाने का मन वो अपना बना रहे हैं, लेकिन सरकार वो सारी व्यवस्थाएं देने की हालत में है नहीं है। तो इसको लेकर के अब 3 तरीके से जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार घेरे में आ गई है, और खास करके जब बीजेपी के केंद्रीय महासचिव BL संतोष खुद इस तरीके का ट्वीट कर दे, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि सरकार खुद अपना फेल्योर जो है वो एक्सेप्ट कर रही है इस तरीके से। और इसको लेकर के, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि इस तरह की खबरें पहले चली थी योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे को लेकर, तो अब तो एक ठोस वजह जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के पास है कि इस फेल्योर को लेकर के कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग कर सकते हैं, और इस तरीके का नैरेटिव जो है वो सभी चैनल्स पे चल जाए। वरना आप सोचिए, अगर केंद्रीय नेतृत्व न चाहे, अगर बिग बॉस की परमिशन ना हो, तो क्या इस तरह की हेडलाइंस कभी चल सकती है मीडिया में? तो ये सोचने वाली बात है। आ जाते हैं दूसरे मुद्दे। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि ये नया है। अगर आप देखें तो एक तरफ और ऐसा हुआ है जहां मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया है। जी हाँ, मणिपुर की बात कर रहे हैं, और मणिपुर में पिछले कितने ही समय से, न जाने 2-2.5 साल समझ लीजिए, पूरा मणिपुर जो है वो इस आग में झुलस रहा है, लेकिन उसकी तरफ देखने को कोई तैयार नहीं है। एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे केंद्रीय नेतृत्व ने ये मान लिया है कि मणिपुर जो है वो भारत का हिस्सा ही नहीं है, उनकी तरफ जाकर देखना भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी न जाने कितने कितने दौरे उनके पूरी दुनिया में हो सकते हैं, लेकिन मणिपुर का एक दौरा उनसे अभी तक नहीं हो पाया है। और इसको लेकर के वहाँ की जनता, वहाँ की जो बीजेपी का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पर जो सरकार है बीजेपी की, और ख़ास करके बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो अपने आप से बहुत ज़्यादा खुन्नस में है, अपने ही नेताओं से, क्योंकि एक तरीके से केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उनको बिल्कुल अलग थलग पटक दिया था। अब इसको लेकर के कई सारी बातें हो रही हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। क्या ये इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दिया गया है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एन बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा इसलिए सौंपा है क्योंकि उनका कहीं ना कहीं मणिपुर में जो दंगे भड़कने का जो पूरा मामला था, उसके अंदर उनकी संलिप्तता, उनका शामिल होना, किसी तरीके से दंगे भड़काने में उनका नाम होना, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था और जो जांच उनके द्वारा सौंपी गई थी, उसमें कहीं ना कहीं साबित होता नजर आया है। उनकी आवाज़ की पुष्टि हो गई उसमें कि हाँ, ये आवाज़ एन बीरेन सिंह की है, जिसमें वो दंगे भड़काने के लिए कहते हुए या इसको एक्सेप्ट करते हुए नज़र आते हैं। इस तरह की चीज़ें हुई है, और जब ये सारी रिपोर्ट बाहर आई और सारा चीज़ें पता चली, तो कहीं ना कहीं उनके इस्तीफा देना तो उनका बनता ही था। इसको लेकर के अब कई सारी बातें हुई हैं, कई सारे सोशल मीडिया पे ट्वीट्स हो रहे हैं। एनडीटीवी पर एक खबर चलती है जिसमें लिखा गया कि एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के सीएम पद से इस्तीफा दिया, कांग्रेस ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने का किया था ऐलान। ये 2 बड़ी वजह रही। एक तो सुप्रीम कोर्ट में ये साबित हो गया था कि दंगे भड़काने में एन बीरेन सिंह का कहीं ना कहीं हाथ था, और दूसरा कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का वहां पर ऐलान कर दिया था। दोनों ही बड़ी वजह पाई गई। एन बीरेन सिंह ने खुद से वहां पर इस्तीफा दे दिया। मणिपुर में बीरेन सिंह का इस्तीफा उनकी मृत आत्मा जागृत होने से नहीं हुआ है, ये मजबूरी में लिया हुआ निर्णय है और सोची समझी साजिश है इसमें। और इसलिए है क्योंकि कल से असेंबली की शुरुआत होनी थी और उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव आना था, जो वो शर्तिया हार जाते, क्योंकि हम ही नहीं, उनकी खुद की पार्टी के लोग उनके खिलाफ थे। यही नहीं, जो 9 एमएलए वो तोड़ ताड़ कर जदयू और एमपीपी से लाए थे, वो डिस्क्वालीफाई होने के, अयोग्य होने के कगार पर खड़े हैं। और तो और अब असेंबली सस्पेंडेड रहेगी तो बीरेन सिंह से ना कोई सवाल पूछा जाएगा, ना कोई एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा। एक जरूरी बात यहां पर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को सीएफएसएल को यह जिम्मेदारी दी है कि वो एक कथित तौर पर जो ऑडियो क्लिप है बीरेन सिंह की, जिसमें वो दम भर रहे हैं हिंसा भड़काने का मणिपुर में, उसकी जांच कर उसको सील एनवेलप में उसकी जांच रिपोर्ट दे दे। इन सब चीजों के चलते हुए एक सोची समझी साजिश ऐसा लग रहा है जिसके तहत ये इस्तीफा हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि 2 साल से लगभग जलते हुए मणिपुर के लिए जितने जिम्मेदार बीरेन सिंह हैं, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार बीजेपी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह है।
बीजेपी के तमाम विधायकों ने मणिपुर से बीरेंद्र सिंह के खिलाफ लगातार शिकायत करी, लेकिन आला कमान के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। न जेपी नड्डा जी ने कुछ किया, न शाह जी ने किया, न मोदी जी ने किया। असलियत यह है कि 2 साल से जलते हुए मणिपुर को उसको अपने हाल पर छोड़ दिया गया। असलियत यह है कि हमारे प्रधानमंत्री के पास दुनिया के हर देश में घूमने का वक्त है, सिवाय मणिपुर जाने का। वो अमेरिका और फ्रांस जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे। मणिपुर जाना तो छोड़िए, वहां के सर्वदलीय लोगों से उन्होंने मुलाकात करना भी ठीक नहीं समझा, अपने खुद के विधायकों तक से नहीं मिले। उस मणिपुर में जहां पर मणिपुर की करोड़ों की संपत्ति स्वाहा हो गई, जहां तमाम लोग मृत हो गए, जहां 60,000 से ज्यादा विस्थापित है, 50,000 से ज्यादा अभी भी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, जहां पर बच्चों का बचपन छिन गया, जहां पर महिलाओं के साथ वो हैवानियत हुई कि रूह कांप गई, इस सबके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। और मजबूरी में ही दिया हुआ इस्तीफा यह साबित करता है कि बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री, भाजपा के समर्थक और भाजपा का समर्थक मीडिया जो चंगा सी होने का दावा कर रहा था, सब चंगा तो नहीं है मणिपुर में। लेकिन मोदी जी, एक आपको छोटी सी सलाह है, किसी से नहीं, राहुल गांधी जी से सीखिए। 3 बार हुआ है वो मणिपुर, लोगों के आंसू पोंछे, उनको ढांढस बंधाया, उनको गले लगाया, उनको विश्वास जताया। और एक आप हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मणिपुर को छोड़कर बाकी हर चीज करने का आपके पास वक्त है।